Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 27th May 2023 and we are going to discuss important news and articles from the Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. Link आपको description box में provided है. Make sure वीडियो को last तक देखें so that सारी important news आपकी यहाँ पर cover हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज ओनली 6 रिलीजन ऑप्शंस मेक इट टू नेक्स्ट सेंसस फॉर्म. अब यहाँ पे देखिए आपका क्या होने वाला सेंसस होने वाला है. सबसे पहले बात करते हैं सेंसस कब होने वाला था 2021 में. इससे पहले कब हुआ था 2011 में. तो इन एवरी 10 ईयर क्या होता है हमारा सेंसस होता है. बट 2021 में जो सेंसस होने वाला था ड्यू टू कोविड इसे क्या कर दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था. अब आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, सेंसस होने वाला है. तो इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सेंसस की इसके बारे में हम देख लेते हैं. यहाँ पर कुछ जो रिलीजन कम्युनिटी है जैसे कि आदिवासी लोग हैं जो आप कह सकते हैं झारखंड के और छत्तीसगढ़ उड़ीसा में यहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं कि उन्हें क्या किया जाए. जो आदिवासी हैं और जो लिंगायत है यहाँ पर जो कम्युनिटी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि उनका जो ये डिटेल है मतलब ये जो कोड है सारनिज्म लिंगायत उन्हें रिलीजियस का स्टेटस प्रोवाइड किया जाए. ओके मतलब उन्हें क्या किया जाए जैसे लिंगायत को भी क्या किसमें जोड़ा जाए, आपका जो रिलीजियस वाला ऑप्शन है उसमें भी ये ऑप्शन को यहाँ पे जैसे बुद्धिज्म वगैरह इन सारी चीजों को ऐड किया जाए. तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो उनकी डिमांड थी उसको गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसको नल एंड वॉइड कर दिया है कि उनसे मना कर दिया है. उन्होंने कहा डिस्पाइट डिमांड फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज टू बी काउंटेड एज अ सेपरेट रिलीजन द नेक्स्ट सेंसस विल ओनली काउंट 6 हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बुद्धिस्ट सिख एंड जैन एज अ ऑप्शन. तो यहाँ पर ये जो डिमांड कर रहे हैं कि इन सारी कंट्री जो कम्युनिटीज हैं उन्हें यहाँ पे एक सेपरेट रिलीजन में काउंट किया जाए. बट उनका जो ये है डिमांड है उसको यहाँ पे गवर्नमेंट ने नहीं माना और उन्होंने कहा कि जो सेंसस कंडक्ट होगा वो सिर्फ यहाँ पे जो 6 रिलीजन है उस बेसिस पर काउंट होगा. पहली चीज तो ये कौन कौन सी आपकी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बुद्धिस्ट सिख जैन ये सारे आपके पास ऑप्शन रहेंगे. ओके तो इसमें हम देख लेते हैं यहाँ पे 6 रिलीजन को ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे. दूसरी चीज इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें ये कहा है कि इस सेंसस में हम ये देखेंगे कि कितने लोग यहाँ पर बॉटल जो वाटर होती है उसका कंजप्शन करते हैं और कितने लोग यहाँ पे जो टैप वाटर आता है उसका कंजप्शन करते हैं. अब ये क्यों लेकर आया गया, ये इसलिए लेकर आएगा इससे हमें ये पता चलेगा कि कितने लोग यहाँ पर जो जैसे कि गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट का यहाँ पे मिशन है कि हमें हर घर में क्या लेकर आना है, नल लेकर आना है, टैप वाटर का लोग क्या करें यहाँ पर यूज करें. तो इससे हमें ये पता चलेगा कि गवर्नमेंट जो ये स्कीम लेकर आ रही है कितनी इफेक्टिव है, कितने लोग इसका ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर यूज कर रहे हैं, कैसे वाटर का यहाँ पे कंजप्शन कर रहे हैं. ओके थर्ड अगर हम बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, इस साल का जो हमारा मतलब ये जो सेंसस होने वाला है तो यहाँ पर कैसा होगा, हमारा डिजिटल सेंसस होगा. आप घर पर भी बैठकर इसमें क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ओके अपना फॉर्म यहाँ पर डिजिटली फिल कर सकते हैं. न्यू क्वेरीज अबाउट ट्रेवल टाइम एंड मेट्रो रेल यूसेज हैव बीन एडेड. यहाँ पर क्या फोर्थ पॉइंट क्या आता है आपका कि जो ट्रेवल टाइम है मेट्रो रेल का है इसका आप कितना फ्रिक्वेंट यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं. इससे क्या होगा, एक पूरा जो आप होलिस्टिक डेटा है वो कलेक्ट होगा गवर्नमेंट के पास और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, यहाँ पर उनकी जो पॉलिसी प्लानिंग है उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा. नेक्स्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आ जाता है, फिफ्थ पॉइंट. ये क्या कह रहा है, सेंसस नाउ इंक्लूड्स कैटेगरीज सच एज एसिड अटैक, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसीज एंड ब्लड डिसऑर्डर इन द डिसेबिलिटी सेक्शन. तो डिसेबिलिटी सेक्शन में यहाँ पर ये कैटेगरीज को इंक्लूड किया गया है कि कितने % यहाँ पे एसिड अटैक के विक्टिम्स हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, क्रॉनिकल न्यूरोलॉजिकल डिसीज यहाँ पर किसी है. तो यहाँ पर एक तरीके से क्या हो रहा है, आपका पूरा जो होलिस्टिक आपके जो नेशन है, आपका जो डेमोग्राफी है उसका आप एक तरीके से हेल्थ डेटा भी क्या कर रहे हैं यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं, जिससे हमारा जो हेल्थ सिस्टम है हमें एक तरीके से एक होलिस्टिक प्लानिंग मिल जाएगी हमारे नेशन हेल्थ की. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें और क्या चीजें ऐड की गई हैं इस सेंसस में, तो कोड डायरेक्टली इज एडेड टू स्ट्रीमलाइन डेटा प्रोसेसिंग. यहाँ पर जो आपका डेटा होगा पूरा स्ट्रीमलाइन होगा, कोई भी इसको यहाँ पर क्या कर सकता है वो कर सकता है. ठीक है तो यहाँ पर ये सारी चीजें. अब ये सेंसस हमने देख लिया, अब ये सेंसस होने वाला है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, हमने इसको डिस्कस भी किया था. इससे रिलेटेड यहाँ पे हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किए थे कि सेंसस क्यों इंपॉर्टेंट होता है. तो सेंसस देखिए इससे जो डेटा कलेक्ट होता है तो एक तरीके से इसमें एक होलिस्टिक प्लानिंग होती है.
आपकी यहाँ पर क्या होती है, गवर्नमेंट की एक होलिस्टिक प्लानिंग होती है कि आपकी कंट्री में यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, कैसी कंडीशन में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, जैसे हमने बात करी कि कितने लोग यहाँ पे पैकेज जो वाटर बॉटल होती हैं उसका कंजप्शन करते हैं, कितने यहाँ पे टैप वाटर का यूज़ करते हैं, कितने लोग यहाँ पे मेट्रो का यूज़ करते हैं, बस का यूज़ करते हैं। तो ये सारा किस में हमारा इंक्लूड होता है, आपकी प्लानिंग में इंक्लूड होता है। एक तरीके से इसमें क्या होगा, हम यहाँ पे डिटेल और माइन्यूट लेवल की प्लानिंग को हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमें कहाँ पर कैसे प्लानिंग करनी है। हमारी क्या आपकी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग पर भी आपका क्या करता है, ये सेंसस हमारा इफेक्ट डालता है। तीसरी हमने इसमें बात करी कि इस बार जो हमारा डेटा है सेंसस में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, कि कितने लोग यहाँ पे किसको कौन से डिसीज है, डिसेबिलिटी सेक्शन में इसको इंक्लूड किया गया है। इससे क्या होगा, हमारा जो नेशन हेल्थ है, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, नेशनल हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो एक तरीके से आपका पूरा डेटा कलेक्ट होगा और उससे क्या पता चलेगा कि आपके कंट्री में कैसे लोग मतलब कि यहाँ पर हेल्थ से यहाँ पर उस चीज़ से डायग्नोस्ड हैं और हम यहाँ पर उसके लिए क्या फर्दर प्लानिंग कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू हियर प्ली अगेंस्ट ओपनिंग ऑफ पार्लियामेंट बाय प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए ये चलेगा ही थोड़े दिन, अभी कल ही इसका क्या है, हमारे जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसका इनोग्रेशन होने वाला है। आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, पिक्चर। ये जो थीम है, ये जो मतलब सिटिंग का जो अरेंजमेंट है ना यहाँ पर, ये किस थीम पर है, ये आपकी पिकॉक थीम पर है। आपको यहाँ पर ये याद रखना है, कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पर। इसकी जो थीम है ये पिकॉक थीम पर है। ये पिकॉक के जैसे फेदर होते हैं ना, तो इस थीम पर इसको यहाँ पर बनाया गया है। क्यों? क्योंकि पिकॉक हमारी क्या है, नेशनल बर्ड है। अब यहाँ पर क्या है, आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी है वो यहाँ पर डिमांड कर रही है कि जो इनोग्रेशन होना चाहिए आपकी जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो किसके थ्रू होना चाहिए, प्रेसिडेंट के थ्रू होना चाहिए, ना कि प्राइम मिनिस्टर के थ्रू होनी चाहिए। और इसी के अगेंस्ट में क्या सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई, प्ली फाइल की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया, उसे रिफ्यूज कर दिया। कहा कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे रिफ्यूजेस टू एंटरटेन आ challenging the inauguration of new parliament building on a Sunday by prime minister not by president। तो यहाँ पे इसको क्या कर दिया, एक तरीके से इस प्ली को रिफ्यूज कर दिया। क्यों किया है इसका हम देखते हैं कि क्योंकि देखिए, हमने स्टार्टिंग से आप देखेंगे जब हमारा 1947 में जब इंडिपेंडेंस मिली थी तो उस टाइम पर भी जो हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग थी उसका जो इनोग्रेशन था वो प्राइम मिनिस्टर ने ही किया था। मतलब अभी जो ये है पूरा प्राइम मिनिस्टर ही करते आ रहे हैं। अब देखिए, पार्लियामेंट बिल्डिंग हर साल तो बनती नहीं है, अब ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है। तो अब देखिए, ये कोई यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिफ्यूज इसलिए भी कहा कि इसमें कोई ये इनोग्रेशन का मामला है, इसमें कोई यहाँ पर करप्शन हो रहा हो या फिर कोई ऐसी चीज हो रही हो जिसके मतलब कि कोई एक आपका कंक्रीट यहाँ पर वो हो कि हाँ इस बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पिटीशन फाइल कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या किया, रिफ्यूज कर दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज सेडिशन एंड इट्स रूट्स इन रूडनेस एज एन ऑफेंस। अब यहाँ पे देखिए, इस आर्टिकल में बात की गई किसकी, सेडिशन की। सेडिशन आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेडिशन जो लॉ है हमारे किसमें, आईपीसी के सेक्शन 124 कैपिटल ए में है। ठीक है, आपका जो इंडियन पीनल कोड आता है, इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 124 कैपिटल ए क्या बताता है, सेडिशन लॉ को बताता है। व्हाट इज सेडिशन लॉ, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम इस आर्टिकल में मूव करेंगे। तो सेडिशन है आपकी, इसको जो डेफिनेशन है इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, इसे नोट डाउन भी करिए, क्योंकि डेफिनेशन के जो वर्ड्स होते हैं बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यू कैन डू वन मोर थिंग दैट, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आती हैं उसे आप इसका एक अलग नोट्स बना लें। जैसे कि जब हमें आंसर राइटिंग करनी होती है तो स्टार्टिंग में आपको एक तरीके से जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल आपका सेडिशन से यहाँ पे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, तो आप इंट्रोडक्शन में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो डेफिनेशन होती है उस डेफिनेशन को एज अ इंट्रोडक्शन यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए जो इंट्रोडक्शन होता है और आपका जो कंक्लूजन वाला पार्ट होता है उसे आप ऑलवेज क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर करके पहले से ही रख सकते हैं कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर आता है, इस पर्टिकुलर रिलेटेड टॉपिक से यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन आता है तो यू कैन एटलीस्ट राइट कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। ओके, आपका जो फिर जो मेन कंटेंट होता है बॉडी का, आप जब आंसर लिखते हैं तो मेन कंटेंट तो आपका जो क्वेश्चन दिया गया, जो पूछा गया, उससे रिलेटेड सारी चीजें होती हैं। अब देखिए डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है कि एनी पर्सन बाय वर्ड either spoken or written or by sign or visible representation or otherwise bring or attempts to bring into hatred or contempt or excite or attempts to excite disaffection towards the government established by the law in India। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि कोई भी पर्सन अगर अपने वर्ड्स के द्वारा या फिर स्पोकन मतलब कुछ बोलकर, कुछ लिखकर या फिर कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू क्या करता है, जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में डिसअफेक्शन को यहाँ पर फैलाता है या फिर उसके अगेंस्ट में क्या करता है, हेट्रेट को, मतलब जो
हेटरेट है ना, उसको यहाँ पे क्या करता है, कंटेम्प्ट करता है, और जो वॉयलेंस एक तरीके से उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में उसको एक्साइट करता है, तो इस केस में आपका क्या लगता है, यहाँ पे सेडिशन लगता है। सेडिशन का एक तरीके से आप कह सकते हैं देशद्रोह, जिसको आप क्या कहते हैं यहाँ पर हिंदी में हम कहेंगे इसे क्या, देशद्रोह। ठीक है, अब ये जो लॉ है इंडिया में कब आया, ये ब्रिटिश के टाइम से आया था। ठीक है, ये जो आपका 17th सेंचुरी जब यहाँ पे इंग्लैंड आपकी कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम पर क्या था, ये सेडिशन लॉ यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर ठीक है जब कॉलोनियल रूल था, उन्हें क्या करना था, इंडिया पर राज करना था, और जो लोग इसको अपोज कर रहे थे जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, तो उनके अगेंस्ट में यहाँ पर सेडिशन के चार्जेस भी लगाए गए क्योंकि वो उनके अगेंस्ट में थे। तो उस टाइम पे ठीक है, हम कह सकते हैं कि उस चीज की जरूरत रही होगी। क्या एट प्रेजेंट अब बात हो रही है, एट प्रेजेंट इंडिया में यहाँ पर किसकी बात की जा रही है कि क्या सेडिशन लॉ की यहाँ पर जरूरत है, अभी भी स्टिल इसकी जरूरत है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा जो आंसर है वो वेग ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ हमें सेडिशन लॉ की यहाँ पे जरूरत नहीं है, और हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं यहाँ पर हमें सेडिशन लॉ की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इंडिया में नक्सलिज्म है, खालिस्तानी मूवमेंट का यहाँ चलता ही रहता है, तो रीजनल लेवल पर हमारे बहुत सारे यहाँ पे क्या होते रहते हैं, एक्सटर्नल यहाँ पर हमें रिसर्जेंसी देखने को मिलती है। बट उसी को टैकल करने के लिए सेडिशन लॉ इंडिया में ठीक है हम कह सकते हैं इसकी ज़रूरत है, बट इसका क्या किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है। अगर हम प्रेजेंट कंट्रोवर्सी देख रहे हैं सेडिशन लॉ की, तो इसको क्या हो रहा है, जो कर्बिंग डिसेंट है, मिसयूज़ ऑफ प्रोपेगेंडा, तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसका बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, मिसयूज़ कर रही है। इसलिए इसके अगेंस्ट में बहुत सारी क्या की गई थी, पिटीशन फाइल की गई थी आपकी सेडिशन के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या किया, इसमें स्टे लगा रखा है कि सेडिशन के अंदर कोई भी जो नया फ्रेश केस है उसको रजिस्टर नहीं किया जाएगा। तो देखिए ऑल पेंडिंग केसेस टू बी केप्ट इन एबेंसी, सेंट्रल स्टेट अर्ज नॉट टू रजिस्टर फ्रेश केसेस टिल सेक्शन 124A इज रिव्यूड। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा जब तक सेक्शन 124A को हम रिव्यू नहीं कर लेते हैं तब तक इसके अगेंस्ट में कोई भी इसमें मतलब जो भी केस है आपके उन्हें रजिस्टर नहीं किया जाएगा, और जो आपके पेंडिंग केसेस है उसमें भी कोई भी डिसीजन अभी नहीं लिया जाएगा। ओके, और यहाँ पर जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, सेंटर ने भी क्या कहा है कि हम एक कमेटी बनाएंगे और सेडिशन लॉ को यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पूरा यहाँ पे रिव्यू किया जाएगा। अब देखिए इस आर्टिकल में हम फिर से आते हैं। इस आर्टिकल में मेनली इन्होंने डिस्कस किया कि किस तरीके से मतलब इसमें पाकिस्तान की भी बात की गई कि पाकिस्तान में सेडिशन लॉ को यहाँ पे हटा दिया गया है, इंडिया में अब तक इस सेडिशन लॉ को क्यों नहीं हटाया गया है। सेडिशन लॉ की अगर हम बात करते हैं तो इसका मिसयूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारा जो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, एक तरीके से हम कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ जो हमारा स्पीच एंड एक्सप्रेशन है अंडर आर्टिकल 19, उसे क्या कर रहा है, ये वॉयलेट करता है। अब देखिए आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 आता है वो भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ आता है, वो आपको यहाँ पर प्रॉपर पूरा राइट नहीं दिया गया कि आप कुछ भी किसी के लिए बोल सकते हैं, इस पर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, उसमें भी सेडिशन का यहाँ पर टारगेट है, बट यहाँ पर सेडिशन के अंदर कोई भी पनिशमेंट आपको डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो इसमें बस यही बताया गया है। इसमें एक तरीके से पूरी स्टोरी बताई गई है कि अगर हम किसी से कुछ बोलते हैं तो वो क्या हो जाती है, बदतमीजी, जो एक वर्ड होता है ना रूडनेस जिसको हम कहते हैं, बदतमीजी। बदतमीजी क्या है, जैसे कि कोई आपके सामने कोई एल्डर पर्सन है और आप उनसे बात कर रहे हैं, आपने उनको क्या कर दिया, रिप्लाई कर दिया इन अ रूड वे, तो वो क्या कहलाती है, हम ऐसे मजाक में ही कह देते कि हाँ आप क्या कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो क्या हम इस तरीके की कुछ अगर बातें बोल देते हैं तो क्या वो सेडिशन लॉ के अंदर आ जाता है, क्या हमें इस लॉ को रिवोक करना चाहिए उस टाइम पर, है ना। तो इसमें बस यही पूरी बात बताई गई, पूरी स्टोरी है। अब एट द एंड इसमें यही है कि हमें क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट प्रोनाउंस जजमेंट इन द मीडिया वन केस विच एड्रेस द लॉजिक ऑफ सेडिशन एंड द ऑफ बदतमीजी, इट struck down the Ministry of Information and Broadcasting decision to not renew the broadcast license for the channel and ground that programming was anti-establishment। अभी हमने यहाँ पर देखा था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर जो मीडिया वन केस था आपका यहाँ, है ना, तो उसको स्टक डाउन कर दिया था। उन्हें ये कहा था कि मतलब ये क्या है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट है और ये गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी का यहाँ पे थ्रेट, इस तरीके के प्रोग्राम लेकर आते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए आपके सही नहीं है। इसलिए हमने क्या किया है, जो मीडिया वन आपका जो ये चैनल था उसको हमने स्टक डाउन कर दिया है, ब्रॉडकास्ट जो लाइसेंस है उनका स्टक डाउन कर दिया है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरीके की कोई चीजें दिखाना यहाँ पे बदतमीजी नहीं है, यहाँ पर कोई एजिटेशन नहीं हो रहा है, कोई यहाँ पर क्राइम नहीं हो रहा है कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आप सेडिशन लॉ को नहीं लेकर आ सकते।
सकते हैं। तो एक तरीके से हमें क्या देखिए, द यूज ऑफ सच टर्मिनोलॉजी इन इटसेल्फ रिप्रेजेंट एन एक्सपेक्टेशन दैट द प्रेस मस्ट सपोर्ट द एस्टैब्लिशमेंट। द एक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बाय डिनाइंग सिक्योरिटी क्लियरेंस टू अ मीडिया चैनल ऑन द बेसिस ऑफ व्यू विद द चैनल इज कॉन्स्टिट्यूशनली इंटाइटल्ड टू होल्ड प्रोड्यूस अ चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इन पर्टिकुलरली ऑन प्रेस फ्रीडम। ठीक है, तो इसमें यही है कि एक तरीके से क्या है, आप जो मीडिया है, प्रेस है, उसकी जो फ्रीडम है उसको कर्टेल कर रहे हैं। ये जो एंटी स्टैब्लिशमेंट और नेशनल सिक्योरिटी का जो आप यहाँ पर रीजन दे रहे हैं, तो ये कुछ नहीं, आप जो उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है प्रेस का और मीडिया का, उसको एक तरीके से वॉलेट किया जा रहा है, कर्टेल किया जा रहा है। ओके, तो आई होप इसमें सेडिशन से रिलेटेड आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज द फाउंटेन हेड ऑफ द पीपल्स होप एंड एस्पायरेशन। अब ये आर्टिकल में क्या है, ये आर्टिकल किसने लिखा है, हमारे डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ने इन्होंने लिखा है, इसलिए इस आर्टिकल को डिस्कस करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें ये देखिए स्टार्टिंग की इन्होंने ये लाइन कही है कि क्या होने वाला है, कल आप सभी को पता है 28 मई को आपका यहाँ पर जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसका इनोग्रेशन होने वाला है। ठीक है, अब इसी के चलते यहाँ पर हमने ये सोचा था कि जब ये इनोग्रेशन होगा तो एक तरीके से क्या करेगा, ये जो पूरा आपका नेशन है उसको एक्सपायर करेगा और यूनिटी और इंटीग्रिटी, जो इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी है, इसके बारे में बात करी थी कि हम क्या करेंगे, यूनिटी और इंटीग्रिटी को यहाँ पर बताएंगे। बट क्या हो रहा है कि आपकी पार्लियामेंट में जो अपोजिशन पार्टी है वो यहाँ पे अपोज कर रही है कि जो पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है, उसका अपोज क्यों कर रही है कि जो इसका इनोग्रेशन होना चाहिए वो प्रेसिडेंट के थ्रू होना चाहिए, ना कि प्राइम मिनिस्टर के थ्रू होना चाहिए। ओके, अब देखिए, और ये भी यहाँ पर डिमांड करिए कि यहाँ पर ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की जरूरत क्या थी, इसमें बहुत सारा इतना सारा आप उसको यहाँ पे क्या कर सकते थे, उसमें यहाँ पर मतलब कि रिपेयर करवा सकते थे, हजारों रुपए इसमें खर्च करने की क्या जरूरत थी। इसको आप वेलफेयर, ये जितने रुपए आपने यहाँ पर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में यहाँ पे खर्च किए हैं, इससे ज्यादा बेहतर आप किसी वेलफेयर स्कीम में लगाते तो आपकी जो कंट्री है वो यहाँ पर ग्रो करती। तो इसमें देखिए, इन इट्स 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया इज सेट टू विटनेस अ हिस्टोरिक मूवमेंट विद द इनोग्रेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑन May 28। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी इंडिपेंडेंस को 75 ईयर्स हो चुके हैं और ये एक तरीके से आपके लिए बहुत ज्यादा हिस्टोरिक मूवमेंट होगा कि इंडिया क्या करने जा रहा है, अपना मतलब इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने खुद अपना न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई और उसका इनोग्रेशन होने जा रहा है। अभी प्रेजेंट में जो आपकी पार्लियामेंट बिल्डिंग है, आपका जो सर्कुलर पाथ में जो आपकी पार्लियामेंट बिल्डिंग है, वो आपकी कॉलोनियल टाइम में बनी थी, आपके ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने वो पार्लियामेंट बिल्डिंग यहाँ पर बनाई थी। अब जो पार्लियामेंट हाउस था पहला आपका जो पुराना वाला, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे। आप यहाँ पर देखेंगे, द मेन पार्लियामेंट हाउस इनोग्रेटेड इन 1927। जो अभी मेन पार्लियामेंट आपका हाउस है 1927 में से क्या किया था, इनोग्रेट किया गया था। ये सर्कुलर शेप में था, आप सभी को पता है। और ये शेप किससे इंस्पायर्ड था, ये आपको यहाँ पे याद रखना, ये शेप यहाँ पर 64 योगिनी मंदिर, मतलब जो 64 योगिनी यहाँ पर एक टेम्पल है, कहाँ, ये MP में टेम्पल है, तो उससे यहाँ पर ये इंस्पायर्ड था। तो उसका स्ट्रक्चर भी उसी टेम्पल के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया था। तो आप यहाँ पे एक फैक्ट याद रख सकते हैं कि जो अभी आपकी जो सर्कुलर वाली यहाँ पे पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो किससे इंस्पायर्ड थी, 64 योगिनी टेम्पल से यहाँ पे इंस्पायर्ड थी। ठीक है, अब देखिए 1927 में इसको इनोग्रेट किया गया था। अब इसमें पहली चीज क्या थी, बहुत ज्यादा शॉर्टेज ऑफ स्पेस थी। क्या था आपका, शॉर्टेज ऑफ स्पेस, यहाँ पे इतना प्रॉपर स्पेस नहीं था। दूसरी बात इसमें की गई, अब जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है। इसमें हमने क्या डिस्कस किया था, इसमें 1000 से भी ज़्यादा, मतलब 125 जो MPs MLAs हैं और उससे भी ज़्यादा लोग क्या कर सकते हैं, उस जो हमारी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है उससे अकोमोडेट कर सकती है। दूसरी बात इसमें हम देखेंगे 2012 की बात है। आप देखिए, इन 2012 द राज्यसभा प्रोसीडिंग्स हैड टू बी एडजर्न ड्यू टू अ पेक्युलर स्ट्रेंच इमिनेटिंग फ्रॉम AC डक्ट। तो 2012 में क्या हुआ था, राज्यसभा की यहाँ पे प्रोसीडिंग्स चल रही थी और राज्यसभा की जो प्रोसीडिंग्स थी उसको यहाँ पे रोकना पड़ा था। क्यों, क्योंकि जो AC के डक्ट्स है वो बार बार यहाँ पे स्ट्रेंच कर रहे थे। यहाँ पे 2012 में फिर से जो स्पीकर थी उस टाइम की मीरा कुमार, उन्होंने भी ये कहा कि जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो वीपिंग है, मतलब कहीं से भी पानी टपक रहा है, यहाँ पे कहीं से भी इधर से कुछ तार जा रहे हैं, इधर से कुछ तार जा रहे हैं, तो एक तरीके से वीपिंग है हर समय, मतलब उसमें से कुछ भी होता रहता है ना। जो कंडीशन है पार्लियामेंट बिल्डिंग की वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ अभी से नहीं कि हमारी जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है उन्होंने यहाँ पे डिमांड करी कि हमें क्या चाहिए, एक न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग चाहिए। आप प्रीवियस गवर्नमेंट भी देखेंगे, वहां भी डिमांड हो रही थी कि एटलीस्ट हमें क्या करना है, हमें एक न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की जरूरत है। तो इन 2015 द स्पीकर सुमित्रा महाजन रोट अ मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर टू हैव अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विद अ मॉडर्न फैसिलिटीज। तो 2015 में आप याद रखेंगे कि जो हमारे स्पीकर थे सुमित्रा महाजन, उन्होंने जो यूनियन ऑफ आपकी
अर्बन मिनिस्ट्री थी, अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री, उन्होंने उन्हें लिखा था कि हमें क्या जरूरत है, एक न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की जरूरत है विथ मॉडर्न फैसिलिटीज, उसमें सारी मॉडर्न फैसिलिटीज हो। अब देखिए ये जो पूरा प्लान आपका आता है किससे आता है, सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट से आता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है, सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट आता है, ठीक है। इसके अंडर हमारे जो वेरियस पार्लियामेंट, आपका जो राष्ट्रपति भवन है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है, इन सारी चीजों को क्या करने की बात की गई कि हम फिर से इन्हें बनाएंगे। अब ये देखिए इसमें फिर बात की गई कि जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है ये बहुत ज्यादा, इसकी जो नीड है, आज की जो नीड्स है उस तरीके से पूरी क्या है आपकी इक्विप्ड है, इसमें बहुत ज्यादा स्पेस है, एनर्जी एफिशिएंट है, एक्सेसिबल है। यहाँ पे हमने क्या करी है, टेक्नोलॉजी को अपडेट किया है, इसको हमने वेल इक्विप्ड किया है, फ्यूचर की नीड्स को भी ध्यान में रखते हुए। इसमें आपका क्या होगा, ऑडियो और विजुअलाइजेशन होगा, इसमें ई लाइब्रेरी है, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं उसको हम इजीली, जो मेंबर्स है उसको इजीली क्या कर सकते हैं, उनकी जो सीट्स में बैठे बैठे उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जो लेजिस्लेटर्स है उनकी कैपेसिटी को क्या करेगा, ये इनहेंस करेगा और इंप्रूव द इफिशिएंसी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ पार्लियामेंट, जो सेक्रेटरीज हैं पार्लियामेंट की उनकी जो इफिशियंसी है उसको भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इन्होंने यहाँ पे पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में बहुत ज्यादा बताया। अब देखिए यहाँ पे दो बातें आपके आ सकती हैं, जो कुछ लोग होंगे इस पार्लियामेंट बिल्डिंग के फेवर में होंगे कि ठीक है ये जो प्रोग्राम हुआ है, मतलब कि जो बिल्डिंग है वो अच्छी है, कुछ लोग इसके नेगेटिव फेवर में होंगे। पॉजिटिव की बात करते हैं, पॉजिटिव क्या क्या हो सकता है इसमें कि ठीक है इससे क्या हुआ कि हमारी जो ये पहले तो आपकी ओल्ड बिल्डिंग थी, तो अब आपकी यहाँ पे क्या आ गई, न्यू बिल्डिंग आ गई। दूसरा यहाँ पर जो पुरानी आपकी पार्लियामेंट थी वो क्या थी, कॉलोनियल रूल्स थी, है ना, जब आपका कॉलोनियल टाइम था उस टाइम की थी। अब हमने हमारा खुद का इंडिया का यहाँ पर बनाया, तो ये एक तरीके से जो आपकी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग थी वो कॉलोनियल रूल का क्या थी, एक सिंबल थी। सेकंड थर्ड हम बात करते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन हो रही है वो कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हमें जो नंबर ऑफ सीट्स है इन फ्यूचर में वो भी कैसे होंगी, इंक्रीज होंगी, और उसको देखते हुए हमें क्या करना है, कैपेसिटी को भी हमें इंक्रीज करना होगा, तो हमने उसको किया, ठीक है। ये पार्लियामेंट बिल्डिंग यहाँ पे क्या बनी, कब, कोविड के टाइम पे, आप सभी को पता होगा ये बनी थी। तो एक तरीके से इसने क्या किया है, जॉब क्रिएशन किया है। अब इसी के चलते पता है यहाँ पर पिटीशन भी फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, 2-3 पिटीशन फाइल की गई थी कि आप इसको क्या कर सकते हैं, रिपेयर भी करवा सकते थे, आपकी जो पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसे रिपेयर करवा सकते थे। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो आपका एम्बिट है पूरा, कि कहाँ पर क्या कंस्ट्रक्शन करना है, कहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, इसकी अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास है, इस पर हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ, अगर उस काम में यहाँ पर क्या हो रहा हो, करप्शन हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, तो उस चीज में हम कुछ बात कह सकते हैं, बोल सकते हैं, बट यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज नहीं हो रही, तो हमारे यहाँ पर कोई भी सही नहीं है। दूसरी बात इसमें की गई कि कोविड-19 के टाइम पर इसे किया गया है, और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है एक तरीके से वॉल्यूशन है यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि जो कोविड-19 के जो नॉर्म्स है उसे पूरी तरीके से यहाँ पे फॉलो किया गया था, तो यहाँ भी हमें कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आता है। तो ये हमने पॉजिटिव पॉइंट डिस्कस कर लिए। और नेगेटिव की अगर हम बात करें तो नेगेटिव क्या हो सकता है, नेगेटिव जो लोग इसके अगेंस्ट में वो ये कह देंगे कि हम इसे रिपेयर करवा सकते थे, जो आपकी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसे रिपेयर करवा सकते थे। कोविड-19 में यहाँ पर जो आपने हजारों इस कंस्ट्रक्शन में लगाए हैं, मतलब कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में जितने यहाँ पर आपने पैसे खर्च करे हैं, उसका कोविड-19 के कारण यहाँ पे जो पेंडेमिक आया है, हमारी इकॉनमी को यहाँ पे लॉस हुआ है, तो उसमें आप वेलफेयर स्कीम और सब्सिडीज वगैरह इन सब चीजों में लगा सकते थे, उन्हें प्रॉफिट दे सकते थे। सीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो अभी यहाँ पे सीट कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हुई है, ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे जरूरत नहीं थी कि हम क्या करें, अभी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग यहाँ पर बनाएं। तो देखिए बस इसमें अब इतना ही था हमारे लिए, ज्यादा इसमें और कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। तो बस इसमें ये कि हम क्या है, as a for fountainhead of the people's hopes and aspiration, particularly those of the younger generation, it would work as a lighthouse to guide us in our ambitious journey to build एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो इसने लास्ट में इन्होंने यही कहा है कि हमने ये जो हमारा फाउंटेन हेड है, पीपल्स जो हमारे यंग जनरेशन है उनके लिए क्या बनेगा, एक होप और एस्पायरेशन बनेगा, और जो हमारा एम्बिशन है, हमारी जो जर्नी है एक भारत श्रेष्ठ भारत की, तो उसके लिए एक लाइट हाउस की तरह क्या करेगा, हमारी जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो हमें यहाँ पर गाइड करेगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज क्या है, यूरोपियन यूनियन ऑफिशियल सीक टू अलाई इंडियाज कंसर्न ऑन कार्बन टैक्स। अब यहाँ पे कार्बन टैक्स के आप सभी को पता है कि यूरोपियन यूनियन यहाँ पे क्या लेकर आए, अपना एक मैकेनिज्म लेकर आए हैं, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। आप सभी को पता होगा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, हमने इसको बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। ओके, अब ये क्या था कि यूरोपियन यूनियन ने ये लॉ लेकर आए हैं, जिसमें मतलब कि एक तरीके से वो क्या करेंगे, कार्बन टैक्स लगाएंगे।
ऐसे कंट्री जैसे कि ऐसा कोई प्रोडक्ट स्टील है, आपका सीमेंट है, इनका जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो इसमें क्या होता है, जब हम स्टील का प्रोडक्शन करते हैं, सीमेंट का प्रोडक्शन करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है। और इस इलेक्ट्रिसिटी को हम किससे जनरेट करते हैं, कोल के थ्रू जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये कोल के थ्रू जब करते हैं तो इससे क्या होता है, आपका कार्बन का एमिशन होता है। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने ये कहा है कि अगर आप कोल का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं और उसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, स्टील और सीमेंट का यूज कर रहे हैं, तो जब ऐसे प्रोडक्ट का इंपोर्ट किया जाएगा यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में, तो वहां पर क्या होगा, कार्बन टैक्स इंपोज किया जाएगा। तो यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज हैं, जैसे कि स्पेशली इंडिया के लिए, इंडिया क्या करता है, बहुत ज्यादा जो स्टील सीमेंट है, आयरन है, इसका यहाँ पे एक्सपोर्ट करता है यूरोपियन कंट्रीज को। तो यहाँ पे थोड़ा इंडिया के लिए कंसर्न्स थे, तो उसी को यहाँ पे क्या किया गया, बात की गई कि देखिए अगर ये स्टील कार्बन यहाँ पे क्लीन एनर्जी से बनते हैं, अब देखिए यहाँ पे कोल से बन रहे तो इसका प्राइस भी कम होगा। अब ये प्राइस कम होगा, अब जब ये यूरोपियन यूनियन के मार्केट में जाएगा तो एक तरीके से क्या कर रहा था वो, उनका जो मार्केट था उनका जो डोमेस्टिक मार्केट था उसको यहाँ पे कर्टेल कर रहा था, मतलब एक तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा था। दूसरी बात यहाँ पे क्या करना है, अल्टीमेटली सबको हमारा ये मिशन है कि हमें कार्बन का एमिशन कम करना है। अब क्या हो रहा है कि कंपनीज क्या, जैसे कि यूरोपियन यूनियन की कंपनी से वहां पे स्ट्रिक्ट लॉ है कार्बन लॉस को लेकर, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती है, दूसरी कंट्रीज में, जैसे कि इंडिया हो गया, दूसरी कंट्रीज में जाके क्या करती है, अपनी इंडस्ट्री को यहाँ पे स्टैब्लिश करती हैं और वहां से प्रोडक्ट बनाती हैं और फिर अपनी कंट्री में यहाँ पे क्या करती है, एक्सपोर्ट करती हैं। तो मतलब अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, कर तो अपने नेशन में नहीं, बट किसी दूसरे नेशन में, किसी दूसरे लैंड में जाकर आप कर तो कार्बन का एमिशन ही रहे हैं। और हमारा जो एम है कि हमें कार्बन का एमिशन यहाँ पर कम करना है, ये नहीं करना है कि आप अपनी जगह चेंज कर रहे हैं और ये सारी चीजें। तो देखिए इसमें बस यही कहा गया है कि जो हमारा CBAM है, ये हमारा कोई प्रोटेक्शनिस्ट की कोई पॉलिसी नहीं है, हमारा कोई इंटेंट नहीं है, बट हम इसमें ये क्या है कि जो कार्बन लीकेज की जो प्रॉब्लम है उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। और इंडिया के यहाँ पे जो कंसर्न्स है, इंडिया को यहाँ पे जो भी इंडियन इंडस्ट्रीज है उसे यहाँ पे चिंता की बात नहीं है, उन्हें यहाँ पे वरी होने की जरूरत नहीं है। हम इसके लिए कुछ अल्टरनेटिव्स ढूंढ कर लेकर आएंगे। अभी यहाँ पर ये जो लॉ है इसे मतलब लागू नहीं किया गया है, अभी हम यहाँ पे देख रहे थे। देखिए कार्बन लीकेज रिफर्स टू अ चीपर मोर कार्बन इंटेंसिव गुड मेकिंग देयर वे इनटू यूरोपियन यूनियन एट द expense of domestically manufactured product to have been manufactured using costlier renewable energy। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि जो यूरोपियन यूनियन का डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पे जो भी ये आपके स्टील जो प्रोडक्ट्स होते हैं और आपका आयरन हो गया है ना, स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम, ये जितने भी आपके एल्यूमिनियम, ये सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इसको रिन्यूएबल एनर्जी का जो रिसोर्स है उसके थ्रू यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। इसलिए क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्राइसेस होते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाई हो जाते हैं। अब देखिए इसमें हमारा ओवरऑल जो इम्पैक्ट पड़ेगा किस पे, एक्सपोर्ट पर पड़ेगा, तो उसकी यहाँ पे बात करी गई है। तो एक्सपोर्ट मतलब इसमें अभी कहा है कि यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिंता की बात नहीं है। अभी हम इसमें जो इंडिया के कंसर्न्स है उसको यहाँ पर सामने देखेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडस वाटर ट्रीटी, सेंटर एडवाइस जम्मू एंड कश्मीर टू स्केल अप एफर्ट्स टू बेटर यूटिलाइजेशन। अब यहाँ पर हमारी जो इंडस वाटर ट्रीटी है, आप सभी को पता है इंडस वाटर ट्रीटी किसके बीच में है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है। इसमें जो आपकी इंडस रिवर है, तो इंडस रिवर को यहाँ पे क्या गया है, एक तरीके से डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब जो आपकी ये इंडस वाटर ट्रीटी है इससे लेते हैं यहाँ पे ये इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई थी, आप ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई थी और यहाँ पर कौन सी जो रिवर्स हैं वो इंडिया के पास है और कौन सी यहाँ पर जो 3 रिवर है वो पाकिस्तान के पास है। तो देखिए इसमें यहाँ पे सेंटर ने जम्मू एंड कश्मीर को क्या एडवाइस किया है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, बेटर यूटिलाइजेशन करें। यहाँ पर जितनी रिवर्स पर आपका यहाँ पर क्या है एक्सरसाइज है, आप उसमें यहाँ पर जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं सारी चीजों का यहाँ पे करिए, पूरा यूटिलाइजेशन करिए। देखिए द मीटिंग टुक स्टॉक ऑफ वेरियस प्रोग्रेस मेड ऑन वेरियस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कहाँ हो रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर में हो रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं किसका, इंडस वाटर ट्रीटी का। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज नेवी इसरो रिलीज ट्रेनिंग प्लान फॉर गंगायान क्रू। अब आपका यहाँ पे क्या होने में, गगनयान मिशन है आपका, आप सभी को पता है ये मेंड मिशन है, मतलब यहाँ पे आपके जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको यहाँ पे सेंड किया जाएगा गगनयान मिशन के लिए। अब इस मिशन में क्या हो रहा है, जो नेवी है और इसरो यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है कि पोस्ट गगनयान मिशन मतलब कि जब वहां से वापस आ जाएंगे उसके बाद उनकी रिकवरी के लिए, देखिए गगनयान रिकवरी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर आया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे रिकवरी करनी है। तो देखिए द डॉक्यूमेंट आउटलाइन द ट्रेनिंग प्लान फॉर रिकवरी ऑफ द crew module for the mission. It defines overall requirement with the respect to training of the various term participating in recovery operations in
including diverse marine commanders, medical specialists, communicators, technical technicians, नेवल एविटेटर्स। तो इसमें जितने भी यहाँ पे जो लोग होंगे सबको क्या किया जाएगा, पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी कि वहां कैसे क्या करना है और वहां से रिकवरी किस तरह, आफ्टर वहां से रिटर्न होने के बाद वहां पे क्या क्या रिकवरी के पूरे प्रोग्राम है। तो ये आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम है आपके लिए। यहाँ पे गगनयान जो मिशन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कब शेड्यूल किया गया है, 2024 के 4th क्वार्टर में इसे क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। ये आपका क्या है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी, इसमें ह्यूमंस को सेंड किया जाएगा स्पेस में। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज भूटान चाइना क्लेम प्रोग्रेस इन बाउंड्री एक्सपर्ट ग्रुप टॉक्स। अब यहाँ पे भूटान और चाइना की क्या हो रही है, टॉक्स हो रही हैं, जिसमें यहाँ पर क्या है, वो अपना जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर डिस्प्यूट्स है उसको यहाँ पे रिजॉल्व करने की बात की जा रही है। ठीक है, कि हम क्या करेंगे, जो स्टैंड ऑफ है दोकलाम रीजन में मिलिट्री स्टैंड ऑफ है, तो अभी यहाँ पर देखिए 3 स्टेप रोड मैप की बात की गई कि हम इसे क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे 14th आपकी एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग हुई है, सॉरी 12th यहाँ पर एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे मीटिंग अभी होने वाली है। अभी तक इसका कंक्लूजन देखें तो कुछ भी सामने निकल कर नहीं आया है इस मीटिंग का, बट हाँ इसमें ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। देखिए, द 2 साइड्स रिटेटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ मीटिंग मोर फ्रिक्वेंटली। हमें जल्द ही इसका रिजल्ट सामने देखने को मिलेगा। ओके, अभी जब इसमें सारी चीजें आएंगी, इसका लास्ट में देखते हैं क्या निकल कर आता है, तब इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। आई होप आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को ऐसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।